वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। रैंक्स रिपोर्ट्स और इंडेक्स का सेक्शन हम लोग करेंगे आरओ प्रीलिम्स 11 फरवरी 2024 को होने वाले पेपर के लिए। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कम से कम 2 प्रश्न आने ही आने, रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स से या फिर हम लोग कह सकते हैं इस पूरे वीडियो से 2 प्रश्न आपको आरओ प्रीलिम्स परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स जैसे कि 3 शब्द हैं तो इसमें 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरफ तो रैंक पूछ लिया जाता है किसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, कोई रिपोर्ट जो है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक करता है, और इंडेक्स में कई बार मैचिंग में सवाल आ सकता है कि कौन सा देश किस नंबर पर रखा गया है, और इंडेक्स के पैरामीटर्स या फिर इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। जैसे एमपीआई बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या क्या इंडिकेटर शामिल करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। हंगर इंडेक्स से कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं। जितना यहाँ पे बताया जाएगा बस उतना ही जरूरी है, जितना नहीं बताया जाएगा उतना नहीं जरूरी है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स आया था Q3 का यानी Q3 का 2023 का। इसमें टॉप पर शामिल देश है मनीला फिलीपींस से, और दुबई है, फिर शंघाई है, तो टॉप 3 होगा। चौथे नंबर पर मुंबई है और 10वें नंबर पर नई दिल्ली है और 17वें पर बेंगलुरु है। तो इस तरीके से भी आ सकता है कौन से सिटीज इसमें शामिल है कौन से नहीं शामिल है, ठीक है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में इसमें कहा गया दुबई जनरली शीर्ष पर रहता था, लेकिन पहली बार दुबई 2nd प्लेस पर आया है इस इंडेक्स में। मनीला फिलीपींस का ये 1st पर आया है इसमें। फोर्ब्स हॉल ऑफ शेम की सूची तुरंत पढ़ते हैं तो हॉल ऑफ फेम ही निकलता है, लेकिन ये हॉल ऑफ शेम की सूची है। शेम मतलब शर्म, ठीक है। तो शर्मनाक लोगों की सूची बनाई थी फोर्ब्स ने पहली बार, तो इस वजह से हमने इसको लिया है। तो शर्मनाक लोगों की सूची में पहली बार रखा गया है सैम बैंकमैन फ्राइड को, 2nd पर कैरोलीन एलिसन को, 3rd पर चार्ली जेविस को, 4th पर नेट पॉल को, और 5th पर मार्टिन शेकरली को। तो ये आप याद रख सकते हैं कौन कौन है इसमें। इसके बाद हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉफी की लिस्ट आई है, फोर्ब्स एशिया की लिस्ट। फिलेंथ्रॉफिस्ट यानी कि दानवीर उद्यमी जो है उनकी सूची आई है। तो दानवीर उद्यमी की सूची में टॉप पर है नंदन नीलेकणी, को-फाउंडर इन्फोसिस के, 2nd कुशाल पाल सिंह डीएलएफ के चेयरपर्सन, और 3rd पर निखिल कामत ज़ेरोदा के फाउंडर। टॉप 15 फिलेंथ्रॉफिस्ट की लिस्ट बनाई गई है ओवरऑल, और इसमें ये भारत के टॉप 3 पीपल जो शामिल है उनको नाम हमने शामिल किया है। लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पर है अर्सला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष बेल्जियम से। 2nd पर क्रिस्टीन लगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष जर्मनी से। 3rd पर कमला हैरिस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट। भारत की महिलाएं जो शामिल हैं पूरे सूची में 32वें नंबर पर, भारत की तरफ से पहले नंबर पर। फिर रोशनी नादर मल्होत्रा, और फिर सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह 76वें पर। तो भारत की तरफ से पहले स्थान पर और ओवरऑल 32वीं रैंक ली है निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री को। इसके बाद विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की सूची बनाई थी फोर्ब्स इंडिया ने, और इसमें भारत को रखा था 5वें स्थान पर, ठीक है, 5th प्लेस पर। टॉप पर अमेरिका, 2nd पर चाइना, 3rd पर जापान, 4th पर जर्मनी। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD जारी करता है। ये काफी जरूरी इंडेक्स होता है। 64 कंट्रीज लगभग इसमें शामिल की जाती हैं हर बार, और इसमें टॉप पर जनरली अमेरिका को रखते हैं ये लोग खुद। तो अमेरिका इस पे टॉप पर, 2nd पर नीदरलैंड, 3rd पर सिंगापुर। भारत को 49वें स्थान पर इसमें रखा था, तो भारत का स्थान यहाँ पे जरूरी है। भारत को रखा था वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 49वें स्थान पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये चाइना का स्थान भी एक बार ध्यान रख सकते हैं। चाइना का स्थान डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 19वें पर था। भारत को कोकिंग कोयला आपूर्तिकर्ता देशों की रिपोर्ट आई थी। भारत को कोकिंग कोयला सप्लाई करने वाले शीर्ष 3 देशों में टॉप पर है ऑस्ट्रेलिया, 2nd पर अमेरिका, 3rd पर रशिया। भारत में कोकिंग कोल उत्पादन करने वाली किन्हीं 2 माइंस का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। पिछली बार हमने पूछा था कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है कोकिंग कोयले का, तो ये स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टील इंडस्ट्रीज में। इसके बाद लिस्ट ऑफ टॉप 5 कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन वर्कर्स, सर्वाधिक भारतीय कामगारों वाले शीर्ष 5 देशों की सूची ये आई है विदेश मंत्रालय की तरफ से। तो सर्वाधिक कामगार विदेशों में काम करने वाली सूची में UAE टॉप पर है, यहाँ पर 35.54 लाख भारतीय कामगार काम करते हैं। 2nd पर सऊदी अरब है, 3rd पर कुवैत है, फिर कतर है, फिर ओमान है। एटलीस्ट टॉप 3 जरूर ध्यान रखिएगा जहां पर भारतीय कामगार सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो शुरू किया गया था अभी हाल में, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2018 में जनवरी में। ऐसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी शुरू किया गया अभी हाल में। तो पहली डेल्टा रैंकिंग आई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की। तो तिरियानी कुमरम भीम ब्लॉक जो है
आसिफाबाद तेलंगाना में पहले स्थान पर है। सेकंड पर कौशाम्बी ब्लॉक है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, तो इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा, सेकंड प्लेस पर आया था कौशाम्बी ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट है। हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट आई थी हुरून इंडिया के द्वारा। इसमें टॉप पर रखा गया था जेप्टो के संस्थापक कैवल्य वोरा को और आदित्य पालीचा को। सेकंड पर नीलकंठ भानु प्रकाश भांजू के संस्थापक जो हैं। तो टॉप 3 टॉप अंडर 30 की लिस्ट जो है टॉप 100 की हुरून के द्वारा, इनके नाम ध्यान रख सकते हैं, मेंस की लिस्ट है ये। इसके बाद 5वीं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज रिपोर्ट या लीड्स की रिपोर्ट आई है। ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की तरफ से आती है। इसमें 3 कैटेगरी में हम लोग कह सकते हैं बांटा गया है, अचीवर्स, एस्पायरर्स और फास्ट मूवर्स। तो कौन सा स्टेट किस कैटेगरी में आता है बस यही जरूरी है, क्योंकि इनकी अलग अलग रैंकिंग नहीं करी गई है। ठीक है, तो लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य यानी कि अचीवर्स की सूची में कौन है? उत्तर प्रदेश अचीवर्स की सूची में है, ये ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी वाले एमपीपीएससी जो देने जा रहे हैं इस साल 2024 में अप्रैल में, तो ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश फास्ट मूवर्स की सूची में जिन्होंने 80 से 90% के बीच स्कोर प्राप्त किया है। और उत्तराखंड वाले ध्यान रखिएगा कि उनका राज्य भी फास्ट मूवर्स में लीड इंडेक्स में। बिहार वाले ध्यान रखिएगा कि उनका राज्य एस्पायरर्स में है। ठीक है, यानी कि जिनका स्कोर 80% से कम है। तो इस तरीके से ये आपको लर्न करना चाहिए। जिन स्टेट्स के नाम जरूरी है उन्हीं को हमने यहाँ पे सर्किल कर दिया है। अब केरला को क्यों सर्किल किया? केरला इसलिए सर्किल किया है क्योंकि जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं वो अचीवर श्रेणी में आएंगे, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में है केरल। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WHO की जो आई थी, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, मोजाम्बिक, ये 4 कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं, ये 4 देश वैश्विक स्तर पर मलेरिया के लगभग आधे से अधिक केसेस के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स आई थी। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 66% मामले भारत से आते हैं मलेरिया के, और वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 95% मामले 29 कंट्रीज से आते हैं। RS का एग्जाम पेपर हुआ था, इसमें पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीशी जो है मैलिग्नेंट मलेरिया या फिर खतरनाक घातक मलेरिया का कारण बनती है। तो खतरनाक मलेरिया कारण बनती है ये जो प्लाज्मोडियम की फाल्सी पैरम स्पीशी है वो, और विवैक्स जो है ये बिनाइन मलेरिया के कारण बनती है, यानी कि जो हल्का मलेरिया होता है, बिनाइन मलेरिया होता है विवैक्स से, और घातक मलेरिया होता है फाल्सी पैरम से। तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो इंडिया का मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट जो है 2030 है। फ्रेमवर्क जो आया था 2016 में, उसमें कहा गया था 2017 से 2030 के बीच टारगेट करके मलेरिया को फिनिश किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2027 तक भी भारत सारे इंडिजिनस केसेस को 0 तक ला सकता है। तो जो भी ऑप्शन में आपके आए उसी हिसाब से करिएगा कि भारत मलेरिया को कब एलिमिनेट कर रहा है या टारगेट रखा है ऐसा करने का। वर्ल्ड्स लीडिंग ओपियम सोर्स कंट्री, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बताया गया था कि कौन सी कंट्रीज ओपियम यानी कि अफीम के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो अफीम का सबसे बड़ा स्रोत अब अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान अभी तक बना रहा था लंबे अरसे से, लेकिन अब म्यांमार जो है ये वर्ल्ड का टॉप ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है 2023 में। तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, ओपियम प्रोडक्शन बहुत वहां पे कम हुआ है। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। कई बार इस तरीके से भी एग्जाम में आ जाता है सिंपली कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा IMF। भारत की विकास दर जो अनुमानित की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 में, वो वर्ष 2023 के लिए है 6.3% और वर्ष 2024 के लिए भी इतनी ही है 6.3%। तो याद रखना आसान है। इसके बाद फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट आई है, रिच लिस्ट। फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट जो है उसमें टॉप पर मुकेश अंबानी है, और सेकंड पर गौतम अडानी है, थर्ड पर शिव नादर है। भारतीय महिलाओं में टॉप पर सावित्री जिंदाल और सेकंड पर है रेखा झुंझुनवाला। इसके बाद एडेल की हुरून इंडिया की फिलैंथ्रोपी लिस्ट आई हुरून इंडिया के द्वारा। तो परोपकारी पूंजीपतियों में शीर्ष पर है शिव नाडर, सेकंड पर अजीम प्रेमजी और थर्ड पर मुकेश अंबानी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI भी आ चुका है, जिसको जर्मन वॉच नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। और क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स माना जाता है। कंट्रीज कैसा काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो इंडिया 2023 में किस स्थान पर था? 7वें स्थान पर था, और इस बार भी इंडिया को 7वें स्थान पर रखा गया है। तो इंडिया की रैंक जर्मन वॉच के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में कितनी है? ध्यान रखिएगा, इसको 2024 का इंडेक्स कहा जाएगा, भले ही ये 8 दिसंबर 2023 को आया है। इसको क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 का कहा जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है इसमें 7th। इसमें टॉप 3 में कोई कंट्री को नहीं रखा गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि टॉप 3 में ये रख सके। तो रैंकिंग शुरू होती है 4th से, ध्यान रखिएगा, रैंकिंग शुरू होती है 4th से।
तो फोर्थ पर रहा था यहाँ पे डेनमार्क, फिर फिफ्थ पर रहा था एस्टोनिया, फिर सिक्स्थ पर फिलीपींस, सेवेंथ पर इंडिया, एट्थ पर नीदरलैंड, नाइन्थ पर मोरक्को और टेंथ पे स्वीडन। मेरे हिसाब से आपको टॉप 10 पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी आजकल सवाल बन रहे हैं कि कौन सा कंट्री जर्मन वॉच के इंडेक्स में टॉप 5 या टॉप 10 में शामिल था या नहीं शामिल था। इंडिया की रैंक 2023 में भी 7वीं थी, 2022 में 8वीं थी, 2021 में जर्मन वॉच के इंडेक्स में 10वीं थी। टॉप 10 वेल्दीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट आई थी एंडले पार्टनर्स के द्वारा। तो सबसे वेल्दी सिटी माना गया है न्यूयॉर्क को, सबसे अमीर नगर माना गया है न्यूयॉर्क को, फिर जापान की कैपिटल टोक्यो को, और फिर द बे एरिया को। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग टाइम्स की 100 क्लाइमेट लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 क्लाइमेट सूची। तो टाइम 100 क्लाइमेट की सूची में टॉप पर हैं अजय पाल सिंह बंगा, जो कि 14वें विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। सेकंड पर फिर भाविश अग्रवाल, फिर राजीव जे शाह थर्ड पर, फिर गीता अय्यर, फिर जिगर शाह, मनोज सिन्हा सेवेंथ पर, सीमा माधव, फिर अमित कुमार सिन्हा। एटलीस्ट टॉप 3 जरूर ध्यान रखिए इसमें। और एक और बात ध्यान रखिए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दिखाया गया था नवंबर के एडिशन में, नवंबर 2023 के एडिशन में टाइम्स के कवर पेज पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को दिखाया गया था, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन चीफ मिनिस्टर है अब तक पूरे विश्व की। लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन चीफ मिनिस्टर इन वुमेन प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बहुत लंबे समय थे। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 ये जारी किए गए हैं, साल में लगभग 2 बार आ जाते हैं। लेटेस्ट वाला ये माना जाएगा आरओ एग्जाम से पहले। ये आपका है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। इनके अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। जून में इंडेक्स इनका आया था, या जून में जो आंकड़ा आया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के द्वारा, तो उन्होंने कहा था राजस्थान है, लेकिन फिर से उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान हासिल कर लिया। राजस्थान अब सेकंड पे आ गया है, उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यूपी बजट में भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है, तो वही रहेगा ये। देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर। उसके बाद राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वाले या एमपीपीएससी देने वाले ध्यान रखिएगा, पूरे देश में दुग्ध का जितना उत्पादन होता है 8.73% मध्य प्रदेश से होता है। देश में कुल अंडा उत्पादन के मामले में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़े जरूरी थे, बाकी वूल वगैरह का आता नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, तो उसको नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल नीनो के अप्रैल 2024 तक वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करने वाली उम्मीद करने वाली रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO के द्वारा। 14वीं एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप के द्वारा। तो एमिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेप के द्वारा, ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। फोर्थ इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। फिर सेकंड एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर आया था फॉर द एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। सिर्फ एरिया के बारे में आया था, तो ज्यादा यहाँ पे नहीं ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए कि मामूली वृद्धि यहाँ पे हुई है वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में, 1.78% की मामूली वृद्धि हुई है। ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट में जैसे आ सकता है कि क्या बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, तो नहीं, मामूली वृद्धि यहाँ पे हुई है पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें। इसके बाद फाइनल एस्टिमेट यहाँ पर आया था मेजर क्रॉप्स प्रोडक्शन का। 4 एस्टिमेट्स आते हैं लगभग 2-3 महीने के अंतराल में, तो चौथा एस्टिमेट साल के एंड में आता है, जो कि ये है। तो जब चौथा आ जाता है तो हमको तब तक नहीं ध्यान रखना जबकि अगले साल यानी कि 2024 का पहला एस्टिमेट ना आ जाए। तो इस तरीके से ये अनुमान आया था। अगर आंकड़ा वाला सवाल आया तो खाद्यान्न वाले ही पूछते हैं, सारे नहीं पूछते हैं कि सारे का प्रोडक्शन याद करना है आपको, ऐसा कुछ नहीं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा गया है। तो खाद्यान्न में इतने लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, ये ध्यान रख लीजिएगा एक बार। 3296.87 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था। इस आंकड़े को याद रख सकते हैं, अगर 2024 में फर्स्ट क्वार्टर में अगर कोई परीक्षा हुई तो इसमें ये आ सकता है। ठीक है, इसमें फिर क्रम से लिखा है कि सबसे ज्यादा भाग किसका है, ये भी आ सकता है। तो सबसे बड़ा भाग किसका है? चावल का है, फिर गेहूं का है, और फिर पोषक और मोटे अनाज का है। आगे फिर आ जाएंगे हम लोग अक्टूबर मंथ पे। अक्टूबर मंथ में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट आई थी। इसमें विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में स्विट्जरलैंड टॉप पर है और कनाडा जो है सेकंड पर है। भारत को इसमें 30वें स्थान पर रखा गया था यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में। उसके बाद 15वीं वैश्विक पेंशन इंडेक्स आई थी मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत का स्थान इसमें 45वां था। टॉप पर इसमें था यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, फिर डेनमार्क। इस तरीके से इतने ही नाम याद रखना आपके लिए काफी है। फिर वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आई थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी की जाती है। भारत को 2022 में जब इंडेक्स आया था 52वें स्थान पर रखा गया था। भारत का स्थान इस बार के इंडेक्स में है 56वां।
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान है 56वां, टॉप पर है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची टाइम मैगजीन की आई थी। तो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को टॉप पर रखा है, सेकंड पर एप्पल को, और थर्ड पर गूगल की पेरेंट कंपनी जो है अल्फाबेट, उसको थर्ड पे। भारत की कंपनियों में टॉप पर है इन्फोसिस, फिर है विप्रो, फिर महिंद्रा, फिर रिलायंस। 7 कंपनीज को इसमें शामिल किया गया था टॉप 100 में, तो ये ध्यान रखिएगा। 100 में से भारत की 7 कंपनियों को इस सूची में शामिल किया गया था। टाइम्स की सूची है, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन, टाइम्स हो गई, फोर्ब्स हो गई, इनकी सूची एग्जाम में पूछी जाती है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो आया था नॉर्ड लेयर के द्वारा, इसमें भारत का स्थान 64वां था और टॉप पर डेनमार्क था। बस इतना याद रखना काफी है। वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट्स, दुनिया के सबसे समयबद्ध काम करने वाले हवाई अड्डों की सूची आई थी एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा, और कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसमें टॉप पर रखा गया था। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसमें टॉप पर रखा गया था पंक्चुअल एयरपोर्ट की सूची में। इसके बाद कमिटमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स काउंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, विश्व के विकास के प्रति प्रतिबद्ध सूचकांक में टॉप 3 कंट्रीज हैं स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। भारत इसमें 38वें स्थान पर आता है, टॉप 3 कंट्रीज इन कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स में। फिर नवाचार सूचकांक के बारे में बात कर लेते हैं। नवाचार सूचकांक वीपो जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसमें टॉप पर कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री आता है, तो टॉप पर इन्होंने रखा स्विट्जरलैंड को, फिर स्वीडन को, थर्ड पर अमेरिका को। भारत को 40वें स्थान पर रखा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और 2022 में भारत को 40वें स्थान पर रखा था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, कई बार पुराना इंडेक्स का भी पूछ लेते हैं, जैसे इस बार आया था एचडीआई के बारे में। तो 40वें स्थान पर है भारत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर है ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स आईक्यू एयर के द्वारा, तो इसमें टॉप पर है बीजिंग, यानी कि सबसे खराब वायु गुणवत्ता यहाँ पे है, और सेकंड पर खराब है मुंबई की, थर्ड पर कराची की। 12th हुरून इंडिया की रिच लिस्ट आई थी, इसमें टॉप पर रखा गया था मुकेश अंबानी को, सेकंड पर गौतम अडानी को, थर्ड पर साइरस पूनावाला को। ब्रांड्स इंडिया की रिपोर्ट आई थी कांतार के द्वारा, तो इसमें टॉप 3 सबसे मूल्यवान ब्रांड यानी वैल्यूएबल ब्रांड की सूची में टॉप पर है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सेकंड पर एचडीएफसी और थर्ड पर इन्फोसिस। सबसे मूल्यवान ब्रांड के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, वैल्यूएबल। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत जरूरी है और मुझे लग रहा है कि ये वाला आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में आए, चाहे आरओ में आए, ये आना तो है ही, निश्चित तौर पर इससे एक सवाल बनेगा इन दोनों एग्जाम में से किसी एक में, दोनों में भी आ सकता है। इसको जारी करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखिएगा। इसको जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, जो आयरलैंड का है, और वेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा, जो कि जर्मनी की संस्था है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड कहाँ की संस्था है? आयरलैंड की, और वेल्ट हंगर लाइफ कहाँ की संस्था है? जर्मनी की। इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शीर्ष 2 देश यहाँ पर जहां पर भुखमरी बहुत कम है, बेलारूस, और सेकंड पर है बोस्निया और हर्जेगोविना। ये टॉप 2 ऐसे कंट्रीज हैं, बोस्निया हर्जेगोविना सेकंड पर, ये दोनों एक साथ, तो 2 ऐसे कंट्रीज जहां पर भुखमरी सबसे कम है, ठीक। और भारत को इसमें स्थान रखा गया है 111वां, यानी कि भारत में भुखमरी काफी ज्यादा है। जब भी इंडेक्स आता है तो भारत में विवाद हो जाता है, और भारतीय जो टॉप कह सकते हैं कमांड है, हमेशा नकारती है इस इंडेक्स को और कहते हैं कि इसको गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, क्योंकि हमेशा ही भारत के अन्य कंट्रीज को जिनकी इकोनॉमिक हालत हमसे काफी बदतर है, उनको हमेशा अच्छी रैंक दी जाती है। जैसे पाकिस्तान को 102 नंबर पे रखा गया है, बांग्लादेश को 81 पे रखा गया है, म्यांमार को 72 पे, और श्रीलंका जिसने अभी डेट क्राइसिस का सामना किया था उसको 60वें स्थान पर रखा है। भारत का स्थान 2022 में कितना था? 107वां था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 111वां स्थान 2023 में, 107वां स्थान 2022 में था, और 4 सूचकांक पर आधारित है, मतलब 4 संकेतकों पर आधारित सूचकांक है, वैश्विक भूखमरी या भूख सूचकांक। तो 4 इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, और 4th है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये चारों को रट लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा इसका इंडिकेटर नहीं है जीएचआई का, जैसे आपका जो पेपर हुआ था पीसीएसजे का प्रीलिम्स का, उसमें आया था। अब आ जाते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई थी, जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इंडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के द्वारा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, और वर्ष 2050 तक हर 5 में से 1 शख्स बुजुर्ग होगा, ठीक है। तो ये बात सही भी है, उनमें से हर 5 में से 1 तो लग ही रहा है, जो आपके आसपास है उसकी एज अगर कैलकुलेट करें 2050 के आसपास क्या होगी, तो हर 5 में से 1 बुजुर्ग ही निकल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग
ज्वाइंट डाका डिक्लेरेशन और क्लाइमेट चेंज पर जो डाका डिक्लेरेशन हुई थी इसके बारे में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त डाकर घोषणा 2023। वर्ल्ड 46 लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज यानी एलडीसीज का जो कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें डाका डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। एलडीसी का एक ग्रुप है जिसको ये लोग एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, जहां पर विकास काफी कम है। तो उन्होंने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपनाया क्लाइमेट चेंज को लेकर के। उन्होंने कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से और क्या प्रायोरिटीज रहेगी आगे उनकी COP 28 जो हुई है उसमें। ठीक, तो डाका डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? क्लाइमेट चेंज से, पहली चीज। और इसको लाया कौन सा था ऑर्गेनाइजेशन? ग्रुप ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या फिर एलडीसीज। अब ये भी कमेंट करके बताइए कि डाकर जो है ये किस राज्य की मतलब किस कंट्री का कैपिटल है। फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट आई थी फोर्ब्स के द्वारा, सबसे अच्छे नियोक्ता की सूची। 20 पीसी फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र PSU था, तो ये ध्यान रखिएगा। 700 कंपनीज में से 261वें स्थान पर था पूरे विश्व में ये PSU के तौर पर हमारा ये NTPC। इंडिया AI रिपोर्ट, इंडिया AI रिपोर्ट एक वर्किंग ग्रुप है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत काम करने वाला, उसने जारी किया है। इंडिया AI के बारे में ध्यान रखिए। इंडिया AI भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है जिसे 28 मई 2020 को लॉन्च किया गया था AI पर अनुसंधान करने के लिए। इसका उद्देश्य भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न संस्थाओं को एकजुट करना और उनके सहयोग का संवर्धन करना, कि भारत कैसे देश के विकास में AI को यूज कर सकता है। इसके बाद इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी किया गया था। भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं, ये आया था। अब इसमें कहा गया था कि 70% भूजल का इस्तेमाल भारत में कृषि के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक ये OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया था। भारत अमीर देशों की नागरिकता पाने वाले देशों में सबसे आगे रहा है। भारतीयों को सर्वाधिक नागरिकता कहां मिली है? कनाडा में। विदेशी धरती की नागरिकता लेने के मामले में भारतीय शीर्ष पर है, ये आया था और ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग MSP पर। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो MSP जारी करती है, भारतीय मूल्य लागत आयोग यानी CACP की रिकमेंडेशंस के बाद अप्रूव करती है MSP कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती है कई बार। CACP जो बॉडी है रिकमेंड करती है, इसको अप्रूव करने का काम कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही करता है। तो MSP में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखी गई है मसूर में। ठीक है, मसूर की दाल में सर्वाधिक बढ़ोतरी देखी गई पिछले साल की तुलना में, बस ये ध्यान रखना जरूरी है। किसी किसी एग्जाम में जहां पर एग्रीकल्चर आता है उसमें MSP पूछ लेते हैं डायरेक्टली, इस साल गेहूं का MSP क्या है, चावल का MSP क्या है, जौ का क्या है, मतलब अलग अलग सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से चना, गेहूं आपको जरूर ध्यान रखना लेना चाहिए, और जौ भी, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ सकता है। मतलब जहां जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा आता है वहां पे पूछा जा सकता है। इसके बाद इटली में जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। एक रिपोर्ट आई थी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की, इसमें कहा गया इटली में जनवरी 2023 में जून 2023 तक जितने बच्चों का जन्म हुआ है वो जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच जन्मे बच्चों की तुलना में 3500 कम है। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रही है, बहुत ज्यादा TFR कम हो चुका है इटली में। ये सब आपने रिपोर्ट सुनी होगी। तो इटली में 15 से 49 साल की महिलाओं की कमी है। ठीक है, इसी वजह से प्रजनन दर बहुत कम होती जा रही है वहां पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, सितंबर मंथ पे आ जाते हैं। सितंबर मंथ में 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची आई थी, इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड लिस्ट। इसमें टॉप पर रखा गया था भारतीयों की तरफ से हरमनप्रीत कौर को, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन। सेकंड पर नंदिता वेंकटेशन को, थर्ड पर विनू डैनियल को। फिर वैश्विक व्यापार सांख्यिकी समीक्षा यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू रिपोर्ट आई थी, इसको WTO जारी करता है, ये बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO। इसमें ये कहा गया था कि वैश्विक माल व्यापार निर्यातक श्रेणी में शीर्ष 2 देश कौन से हैं? वैसे हमने 2 लिखे हैं शीर्ष, और भारत का स्थान भी सब में लिख दिया है। शीर्ष 2 देश हैं चाइना और फिर अमेरिका। भारत का स्थान इसमें 18वां है माल व्यापार निर्यातक श्रेणी में। उसके बाद माल व्यापार आयातक श्रेणी में टॉप 2 कंट्रीज अगेन अमेरिका चाइना है, इस बार चाइना सेकंड पे है। भारत का स्थान इसमें 9वां है, 9th। फिर वाणिज्यिक सेवाओं में वैश्विक व्यापार निर्यातक श्रेणी में शीर्ष 2 कंट्री कौन है? अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम। भारत का स्थान इसमें 7वां है। और वाणिज्यिक सेवाओं के वैश्विक व्यापार की आयातक श्रेणी में टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और 9वें पर भारत है। तो इंडिया के रैंक यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। टॉप कंट्रीज इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट में और सर्विसेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में, ये सब चीजें एक बार देख लीजिएगा। तो ये इंडिया के रैंक जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें
कॉमर्शियल सर्विसेज के ट्रेड इंपोर्ट में, कॉमर्शियल सर्विसेज के ट्रेड एक्सपोर्ट में, और मर्चेंडाइज के ट्रेड एक्सपोर्ट में और मर्चेंडाइज के ट्रेड इंपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, ये एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट आई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि कनाडा का एक थिंक टैंक है। तो कंट्रीज इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम के मामले में टॉप पर उन्होंने रखा है सिंगापुर को, फिर हांगकांग को, फिर स्विट्जरलैंड को। इस कंट्री में लास्ट पर वेनेजुएला को रखा गया है और इंडिया को रैंक यहाँ पर 87 में दी गई है, 87। 114 में से इंडिया को जो है 87th रैंक दी गई है, ठीक है, 87th। 2020 में जब इंडेक्स आया था लास्ट, तो इंडिया की रैंक 86 रखी गई थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं 50% ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ट्रांजैक्शंस थ्रू यूपीआई इन इंडिया। एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, इसमें इन्होंने कहा था इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है उसके करीब 50% ट्रांजैक्शंस जो है यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं, ये आया था। ये आप जो है कभी आंसर लिखते समय बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं जब भारत की डिजिटल स्ट्राइड के बारे में लिखने को आएगा कि कैसे भारत ने डिजिटल इंडिया में खुद को इंप्रूव किया। डिजिटल इंडिया का सक्सेस के बारे में जब आप लिखेंगे फॉर में, तो ये लिख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया ने फाइनेंशियल इंक्लूजन जो अचीव किया है टारगेट अपना 6 वर्षों में, इस टारगेट को अचीव करने में वैसे 47 साल लग सकते थे, जो इंडिया ने 6 वर्षों में अचीव किया है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023 आई है यूएन विमेन के द्वारा और यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसमें कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि यूएन का जो टारगेट है जेंडर इक्वलिटी बाय 2030 अचीव करने का, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जेंडर बायस जो है ये सब कम होने का नाम नहीं ले रहा है पूरे विश्व में। एम्प्लॉयमेंट के एरियाज में हो, चाहे हेल्थ के एरियाज में हो, चाहे एजुकेशन के एरियाज में, जेंडर बायस कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ये रिपोर्ट आई थी। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स देख लेते हैं अगस्त मंथ की। गर्ल्स एंड वुमेन मिसिंग इन 3 इयर्स, पिछले 3 वर्षों में एनसीआरबी के अनुसार सर्वाधिक महिलाएं और लड़कियां लापता हुई हैं मध्य प्रदेश में, सेकंड पर नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। यूटीज में सबसे ज्यादा अगर देखें तो दिल्ली में महिलाएं लापता हुई हैं और फिर जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 आया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष पर इन्होंने रखा था श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को, तो बस इतना ही आया था और अदर डिस्ट्रिक्ट का आया ही नहीं था, काफी यहाँ पे खोजा हमने। तो अगर ये आ जाए कि जल जीवन सर्वेक्षण में फ्रंट रनर की श्रेणी में टॉप पर कौन रखा गया है, तो वो श्रीनगर है। फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट आई थी फॉरेन ब्रोकरेज के द्वारा, तो उत्तम राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में जो शीर्ष 3 देश हैं भारत के, वो है महाराष्ट्र टॉप पर, इसका फिजिकल हेल्थ सबसे अच्छा है, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, आखिरी में वेस्ट बंगाल को रखा गया था जिसका फिजिकल हेल्थ यानी राजकोषीय स्थिति काफी खराब है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई फॉर्च्यून के द्वारा, इसमें जो भारतीय कंपनी शामिल है वो कौन कौन सी हैं, तो भारतीय कंपनी जो शामिल है इनको 500 में से 88वीं रैंक दी गई है। फर्स्ट पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 94वीं रैंक दी गई है 500 में से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। फिर ऐसे ही 107वां नंबर पे रखा गया है LIC को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC को 4th पर, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 233 नंबर पे 500 में से, भारतीय स्टेट बैंक को 235 में, टाटा मोटर्स को, फिर राजेश एक्सपोर्ट्स को। अच्छा, इसमें इस तरीके से आता है कई बार कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में भारत की कितनी कंपनीज को शामिल किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 8 कंपनीज को, 8 कंपनीज को। इंडिविजुअल रैंक इनकी आप भले ही ना ध्यान रखें, इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी आ सकता है कि टॉप 500 फॉर्च्यून ग्लोबल की लिस्ट में किस भारत की कंपनी को शामिल नहीं किया गया है, इस तरीके से भी आ सकता है। इसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप 5 सिटी जिनकी स्थिति अच्छी है, उसमें टॉप पर रखा गया इंदौर को, फिर आगरा को, फिर ठाणे को, फिर श्रीनगर को, फिर भोपाल को। हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है NCAP, इसमें प्राण ऑनलाइन पोर्टल एक बनाया गया है जिसमें शहरों की ओर से स्वमूल्यांकन किया जाता है, उसके आधार पर ये रैंकिंग आती है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP कब लॉन्च किया गया था, ये जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से एक अपडेट थी, OBC सब कैटेगराइजेशन पर जो समिति बनी थी, अगर आप मतलब बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, 2 अक्टूबर 2017 को एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी OBC सब कैटेगराइजेशन पर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश G रोहिणी की अध्यक्षता में, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश जस्टिस G रोहिणी की अध्यक्षता में कमीशन बना था OBC सब कैटेगराइजेशन के लिए। सिर्फ 6 महीने में रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी, लेकिन 6 वर्ष बाद 31 जुलाई 2023 को फाइनली भारत के राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट इन्होंने सौंपी, G रोहिणी कमीशन ने। तो G रोहिणी सब रिपोर्ट किससे संबंधित है, OBC के उपवर्गीकरण से। उन राज्यों की सूची आई थी जहां पर जनधन अकाउंट बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश लाभार्थियों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या कहां पर देखी गई है, बिहार में। कहां पे, बिहार में सबसे ज्यादा जनधन अकाउंट्स यहाँ पे बिहार में खुले हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, 3 ट्रिलियन मार्केट कैप सबसे पहले क्रॉस किया है एप्पल ने।
एप्पल ने किया है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये आया था। मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है ये आपको पता होना चाहिए, ये जारी करता है आरबीआई। इनकी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन जो है 2026-27 तक 1 बिलियन हो जाएंगे पर डे, 1 बिलियन ट्रांजेक्शन पर डे हो जाएंगे। क्रूड ऑयल इंपोर्ट डबल हुआ है इंडिया रशिया के बीच, मतलब भारत कच्चा तेल और ज्यादा खरीदने लगा जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ है, ये यहाँ पे आया था। तो तेल आयात में जुलाई 2023 तक रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई थी। चाइना और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भी बना, और भारत जो अपना क्रूड ऑयल खरीदता है उसका दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत कौन बना था? रशिया। दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत बना रशिया। तेल आयात में जुलाई 2023 तक रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40% से अधिक हो गई है। और एक समय पर आप देखेंगे, क्योंकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं तेल आयात वाले, कई बार हर 2-3 महीने बदल जाते हैं, तो रशिया टॉप एक्सपोर्टर भी बन चुका है भारत का, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर भी भारत का बन चुका है, फर्स्ट सप्लायर। ये थोड़ी देर के लिए हुआ था, फिर हट गया था। तो टॉप पर कौन है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब आपको कराया जाएगा डिफेंस वाला सेक्शन, क्योंकि तेल आयात वाले आंकड़े हर 2-3 महीने में बदलते रहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रैंक्स रिपोर्ट्स पर जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में सबसे पहले लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑफ द ईयर 2023। बेसिकली ये यूएस का अवार्ड है जो अपने इमिग्रेंट्स को देते हैं जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हो। तो की ह्यूएन कोहन ऑस्कर अवार्ड विनर, इनको पहले स्थान पर उन्होंने रखा। पेड्रो पास्कल उनको दूसरे स्थान पर, हॉफमैन एंड गिडो इम्बेंस को तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर अजय पाल सिंह बंगा को रखा था, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट प्रेजेंट। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय पाल सिंह बंगा, आपको पता होगा, और ये यूएस के नागरिक हैं। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और डब्लिन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क। भारत को इसमें स्थान दिया गया 112वां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में भारत को 112वां स्थान दिया है। फर्स्ट पर है फिनलैंड। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखें तो चाइना यहाँ पे 63rd पर है, श्रीलंका 83 पर, नेपाल 99 पे, बांग्लादेश 101 में और 128 पे पाकिस्तान। भूटान भारत से आगे है 61वें स्थान पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। पीस इंडेक्स में आइसलैंड फर्स्ट पर, सेकंड पर डेनमार्क और थर्ड पर आयरलैंड। विश्व में सर्वाधिक शांति वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप, क्योंकि टॉप 3 यूरोपियन कंट्रीज ही लिस्ट में है। तो सर्वाधिक शांति वाला क्षेत्र है यूरोप, क्योंकि क्षेत्र वाइज भी कई बार पूछ लेते हैं। तो भारत की रैंक है इसमें 126वीं है भारत की रैंक। और भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंक लिखी हुई है। चीन की रैंक 80 है। कई बार पुराना इंडेक्स भी एक साल पहले का पूछ लेते हैं। तो 2022 के हैप्पीनेस इंडेक्स में, पीस इंडेक्स में माफ कीजिएगा, शांति सूचकांक भारत का स्थान था 135वां 2022 में। इसके बाद हम आ जाएंगे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पर। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग आई है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। तो ग्लोबल फायर पावर के मामले में शीर्ष पर है अमेरिका, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना और फोर्थ पर है भारत। इसको फायर पावर इंडेक्स भी कई बार बोलते हैं। तो फायर पावर इंडेक्स में भारत है चौथे स्थान पर, फोर्थ पे, और टॉप पर है अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना। इसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो शीर्ष पर इन्होंने रखा है स्वीडन को, फिर डेनमार्क को, फिर नॉर्वे को। अंतिम देश यहाँ पे यमन है 120वें स्थान पे, और भारत है इसमें 67 पर। 120 देशों में भारत है 67वें स्थान पे, 67th। इसके बाद आ जाएंगे नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट पर, EPI रिपोर्ट पर। नीति आयोग की रिपोर्ट वैसे ही हमेशा जरूरी होते हैं, ये भी काफी जरूरी रिपोर्ट है। इसमें श्रेणियों में बांटा गया है राज्यों को। जैसे बड़े और तटीय राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रखा है तमिलनाडु को, फिर कर्नाटक को सेकंड पर, थर्ड पर कर्नाटक को, और सेकंड पे महाराष्ट्र। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों, छोटे राज्यों की श्रेणी बनाई गई है। इसमें टॉप 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर है गोवा, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली है। ऐसे स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड में टॉप पर है हरियाणा, फिर तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वैसे लैंड लॉक्ड स्टेट्स की कैटेगरी में थर्ड पे है। और वैसे उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में कुल मिलाकर 7वें स्थान पर है। इसके स्कोर कितना आया 100 में से? 61.13। कई बार स्कोर तक पूछ लेते हैं, तो ये हमने इस वजह से लिख दिया है। अब देश में निर्यात के मामले में कुल मिलाकर स्थान सभी श्रेणियों में उत्तर प्रदेश का 7वां है। गौतम बुद्ध नगर ने देश के शीर्ष 10 निर्यात जिलों में 9वां स्थान हासिल किया है। टॉप 10 में 9th नंबर पे गौतम बुद्ध नगर। और वर्ष 2021 की निर्यात तत्परता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर था, इस बार 7वें स्थान पे है। पूर्ण निर्यात मूल्य के मामले में उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पे है।
तो ये पूरा डिटेल्ड रैंकिंग हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पहाड़ी और हिमालय राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है उत्तराखंड। फिर इस तरीके से आप इसमें याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, इसमें याद रखिएगा जो जो यहाँ पे बताया गया है, खासकर जो आपका पर्पल कलर से लिखा हुआ है। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्यों की सूची आई थी, इसमें तमिलनाडु प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है, ये टॉप पर है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, हालांकि तो ध्यान रख सकते हैं, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंक 8 जारी करता है, इसमें टॉप 3 कंट्रीज विद हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो वर्ष 2022 के लिए आंकड़े आए हैं। तो टॉप पर एफडीआई इनफ्लो के मामले में पूरे वर्ल्ड में अमेरिका टॉप पर, फिर चाइना, फिर सिंगापुर है, भारत का स्थान इसमें 8वें नंबर पर है। टॉप कंट्रीज विद एफडीआई आउटफ्लो इन द ईयर 2021, तो इसमें भारत को 25वें स्थान पर रखा गया एफडीआई आउटफ्लो में, अमेरिका को फर्स्ट पे। तो ये ध्यान रख सकते हैं एफडीआई अंतर प्रवाह और एफडीआई बाहिर प्रवाह में। इस रिपोर्ट की थीम थी इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। आगे वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटीज की रिपोर्ट आई है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। तो सबसे शीर्ष धनी शहर में न्यूयॉर्क टॉप पर, फिर टोक्यो, फिर बे एरिया, फिर लंदन। भारत के जो ये सिटीज शामिल हैं इनके नाम बस ध्यान रख सकते हैं, रैंकिंग वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। इसके बाद आ जाएंगे अब लोग लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज ऑफ द कंट्री। हुरून इंडिया 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की सूची। तो शीर्ष 3 वैल्यूएबल कंपनी प्राइवेट वाली इसमें टॉप पर है रिलायंस, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर टीसीएस। ट्रेड इन सर्विसेज फॉर ग्रोथ रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ के द्वारा जारी की गई थी। टॉप इकोनॉमीज एज मेजर सर्विस एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर कंट्री से नाम दिए गए थे चाइना को, हांगकांग, सिंगापुर और इंडिया जो मेजर सर्विस एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कंट्रीज हैं इस समय, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर और भारत। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी वैसे देते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, तो उसका आंसर होता है यूएनडीपी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मेजर 3 डायमेंशंस होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये 3 मेजर डायमेंशन हो गए और इसके अंतर्गत कई सारे इंडिकेटर्स आते हैं। यूपीएससी कई बार इन सभी इंडिकेटर्स के बारे में भी पूछ लेता है और आपको भी पता होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई रैंकिंग होती नहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। इसमें इसको समझना जरूरी है कि 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में क्या आता है, हेल्थ में आता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये हो गए आपके हेल्थ के इंडिकेटर्स। एजुकेशन के इंडिकेटर्स है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये हो गए एजुकेशन के। और फिर आखिरी में आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें कई सारा क्राइटेरिया होता है जैसे कि कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। इसमें ये तक देखते हैं कि फ्लोर कैसा है घर का, ये भी आया था कि क्या फ्लोरिंग को शामिल करते हैं, हाँ करते हैं, कि कैसा घर का फ्लोर है, कच्चा है कि पक्का बना हुआ है, तो उसको भी शामिल करते हैं आपका एमडी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करने में। लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल आता है, सैनिटेशन आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये सभी आते हैं एमडीपी पे। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि 2075 तक यानी 2075 तक अमेरिकी जीडीपी को पछाड़कर भारत की इकोनॉमी जो है ये इतने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, केवल चीन की अर्थव्यवस्था भारत से अधिक होगी, ये इसमें अनुमान लगाया गया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म का अनुमान लगाया गोल्डमैन सैक्स ने, तो इसको याद रख सकते हैं कि वर्ष 2075 तक भारत की जीडीपी जो है अमेरिका की जीडीपी से आगे निकल जाएगी। नीति आयोग के द्वारा सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। भारत में पॉवर्टी लाइन का फिक्सेशन कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले योजना आयोग करता था लेकिन अब नीति आयोग करता है। ठीक है, ये बहुत क्लियर रहे आपको, पॉवर्टी लाइन कौन फिक्स करता है भारत में, नीति आयोग अब करेगा। ठीक है, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय होम, तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि एनएसओ या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। बीपीएससी 68 जो हुआ था प्रीलिम्स, उसमें आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन देना भी शुरू किया बीपीएससी ने, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था फाइनल की के साथ उसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नीति आयोग कम्स आउट विद अ पॉवर्टी इंडेक्स बेस्ड ऑन रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। नीति आयोग डजंट डू एनी सर्वे, नीति आयोग डिपेंड्स अपॉन द सर्वे प्रोवाइडेड बाय एनएसएसओ या एनएसओ, तो ये यहाँ पे सही होगा। अगर गरीबी निर्धारण या पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करेंगे तो हमेशा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग हमारा सही उत्तर होगा, और अगर पॉवर्टी लाइन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा
नीति आयोग, ये ध्यान रखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैव बीन यूज्ड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड भारत में यूज होता है? तो हेड काउंट रेशियो का हम लोग यूज कर चुके हैं, करते हैं। कैलोरी इंटेक का यूज करने के लिए कई सारे कमीशंस ने कहा था और हमने किया, मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस ने। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी हमने किया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के कमीशन ने पर कैपिटा इनकम को आधार बनाकर पॉवर्टी नहीं एस्टिमेट की है, क्योंकि भारत में कई सारे लोग सीजनल एम्प्लॉयमेंट में है और उनका पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर पाना ही मुश्किल बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, बी यहाँ पे सही है। ठीक है, 1, 2, 3 भारत में पर कैपिटा इनकम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े नहीं उपलब्ध हो सकते हैं पूरे भारत में सभी के इनकम की। तो सेकंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी कर दिया नीति आयोग ने। इसमें कुछ आंकड़े आए थे, जैसे सभी राज्यों में से सर्वाधिक गरीबों की संख्या में कमी देखी गई उत्तर प्रदेश में, और परसेंटेज वाइज ये कमी देखी गई है बिहार में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान का स्थान आता है, जहां पर गरीबों की संख्या कम हुई है और गरीबों की प्रतिशतता सबसे ज्यादा कम हुई है बिहार में। तो ये दो फैक्ट हो गए। बहुआयामी निर्धनता में 2005-6 में जहां 64.5 करोड़ लोग रह रहे थे भारत में, अब ये संख्या 38 करोड़ बहुआयामी गरीब लोगों की बची है इस आंकड़े के अनुसार। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हर राज्य के आंकड़े बकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहां बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है इस समय, तो इसका आंसर हो जाएगा बहराइच। बहराइच में सर्वाधिक है, फिर श्रावस्ती में, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं में, फिर सीतापुर में। इस तरीके से आंकड़ा आया है और ये आपको रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने खुद यहाँ पे इसको खंगाल के लिख दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहां बहुआयामी रूप से निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो बहुआयामी रूप से सबसे कम निर्धन गरीब निवास करते हैं गाजियाबाद में, फिर राजधानी लखनऊ में, फिर कानपुर नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, फिर हापुड़ में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले जहां वर्ष 2015-16 और से लेकर 2019 से 21 तक बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा घटा है, यानी इन 4 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता का प्रतिशत सर्वाधिक घटा जहां पे है वो टॉप जिला है महाराजगंज। सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत गरीबी यहाँ घटी, 29.64% गरीबी यहाँ से घटती है। फिर गोंडा का नंबर आता है, फिर बलरामपुर का नंबर आता है। फिर टॉप 3 जिले जहां बहुआयामी रूप से निर्धनता 4 वर्षों में सबसे कम घटी। ऑब्वियस सी बात है, ये वो जिले होंगे जहां पर निर्धनता पहले ही बहुत कम थी, तो कितनी घटेगी? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और झांसी। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लोग किस संकेतक से सर्वाधिक वंचित हैं? जो मैंने आपको बताया था, एमडीपी में जो संकेतक होते हैं, तो आवास यानी हाउसिंग से सबसे ज्यादा वंचित हैं। और बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस संकेतक में पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक सुधार देखा गया? तो स्वच्छता में। पहले स्वच्छता की उपलब्धता बहुत कम लोगों के पास थी, अब तेजी से स्वच्छता की उपलब्धता लोगों के पास बढ़ रही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्राइटेरिया में। ठीक है, इसके बाद हीट इंडेक्स जारी किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पहली बार, प्रायोगिक आधार पर पहली बार हीट इंडेक्स जारी किया गया था। तो ऐसे पूछ लें कि हीट इंडेक्स जो है किसने जारी किया? हीट इंडेक्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तत्वाधान में। इसके बाद रैंक्स रिपोर्ट्स जून मंथ का देख लेते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 मर्सर्स का आया था। वैश्विक रूप से सबसे महंगा शहर रहने योग्य कौन सा माना गया? हांगकांग। शीर्ष रूप से महंगा शहर हांगकांग। भारत के शीर्ष 3 महंगे शहर में टॉप पर है मुंबई, फिर न्यू दिल्ली, फिर बेंगलुरु। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु। लीस्ट एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन माने गए थे हवाना, कराची, इस्लामाबाद। इसके बाद कोविड वर्ष के लिए वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग का आया है। बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। बड़े राज्यों में अंतिम राज्य है, अंतिम स्थान पर बिहार। छोटे राज्यों में सबसे टॉप पर त्रिपुरा, फिर सिक्किम, फिर गोवा। छोटे राज्यों में अंतिम राज्य मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर दादर नगर हवेली और दमन दीव। अंतिम केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। उत्तर प्रदेश का स्थान कुल मिलाकर 18वां था बड़े राज्यों के बीच, बिहार से जस्ट पहले। बिहार का 19वां, उत्तर प्रदेश का 18वां। तो कोविड ईयर में स्वास्थ्य सूचकांक किस राज्य ने कैसे रखा उसके हिसाब से रिपोर्ट आई थी। ठीक है, कोविड तो जा चुका है लेकिन उसकी चीजें अभी भी पूछी जा सकती हैं। इसके बाद भारत में निवेशक राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। भारत में शीर्ष 4 निवेशक राष्ट्र कौन से हैं? तो भारत का सर्वाधिक निवेशक राष्ट्र जो है सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यहाँ पे अमेरिका और फिर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, यूएई। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, निवेशक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, व्यापार भागीदार की नहीं। व्यापार भागीदार के बारे में अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार राष्ट्र एट प्रेजेंट यूएस है और सेकंड पे चाइना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद
स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। इसमें टॉप पर रखा गया था तेलंगाना को, सेकंड पर मध्य प्रदेश को रखा गया था, उत्तर प्रदेश को रखा गया था 16वें स्थान पर 16th पर, और बिहार को इसमें रखा गया था 27वें स्थान पे। तो ये आप याद रख सकते हैं, उत्तराखंड को 14वें स्थान पर। इसके बाद एफडीआई मार्केट्स रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड यूके के द्वारा। वर्ष 2022 में दुबई में एफडीआई परियोजनाओं के लिए शीर्ष 3 स्रोत देश थे। तो यूएई में सर्वाधिक एफडीआई लगा, यूएस का, फिर यूके का, और 3rd नंबर पे भारत था। तो मतलब आप ये देखिए, दुबई में जो सर्वाधिक एफडीआई प्रोजेक्ट्स लगे उसमें 3रे नंबर पर इंडिया था भागीदार, ये ध्यान रखिएगा। बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की लिस्ट आई थी। इसमें टॉप 3 कंपनीज में टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर टीसीएस, फिर एचडीएफसी बैंक। 5th ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था। वैश्विक दास्ता में उच्चतम प्रचलन वाली यानी कि स्लेवरी जहां पर सर्वाधिक प्रिवेलेंट कंट्री है वो है उत्तर कोरिया निश्चित तौर पे, ठीक है। उसके बाद इरिट्रिया, एक अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, फिर मॉरिशियन। दास्ता का सबसे कम प्रचलन कहां पे या फिर ना के बराबर है? स्विट्जरलैंड में, फिर नॉर्वे में, फिर जर्मनी में। इंडिया की रैंक इसमें क्लियरली नहीं बताई गई थी तो हम इसको नहीं याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2023 का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी के द्वारा जारी किया गया था। तो कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत है 40वें स्थान पे, 40वें स्थान पर है। टॉप पर है डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था। इसमें टॉप 3 देश कौन से हैं जेंडर गैप जहां सबसे कम है? आइसलैंड में, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। भारत में जेंडर गैप काफी ज्यादा है तो इसमें 127वें स्थान पर भारत को रखा गया था, 127वें स्थान पे। और इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इनकी भी रैंकिंग लिखी हुई है, लेकिन आएगी मेनली इंडिया की। इसके बाद हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर के जारी किया था। इसमें रैंकिंग नहीं आई है, इसमें कंट्रीज को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है जो कंट्रीज ऑफ हाईएस्ट कंसर्न है, जहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है भुखमरी की। तो ये है हंगर हॉटस्पॉट के रूप में अफगानिस्तान, नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज जो है ये सब। और वेरी हाई कंसर्न है पाकिस्तान, ये याद रख सकते हैं, वेरी हाई कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया था इसको। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब। और हाई कंसर्न वाले कंट्रीज हैं होंडुरास, ग्वाटेमाला, मलावी, निकारागुआ, ये सब, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स राज्यों का, ये एफएसएसएआई यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर है केरल, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु। छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे है, केंद्र शासित प्रदेशों में जेएंडके टॉप पे है। तो बस ये याद रखिए यहाँ पे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट पर। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है। इसमें टाटा ग्रुप ने अपना इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का जो कह सकते हैं तमगा है उसको कायम रखा है, और साथ ही ये $25 बिलियन मार्क का वैल्यूएशन क्रॉस करने वाला भारत का पहला ब्रांड भी बना है। टाइम मैगजीन की लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट आई थी टाइम मैगजीन की। तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में एनपीसीआई को शामिल किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, एनपीसीआई, एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को शामिल किया गया। तो इन दोनों को शामिल किया गया था टॉप 100 में, ये ध्यान रख सकते हैं आप। फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आई थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, इसको जारी किया गया था। तो मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ने अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की। ट्रैकिंग एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट एसडीजी 6 के लिए, एसडीजी 7 के लिए बेसिकली ये आई थी। किसने जारी की? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसको जारी किया था। तो याद रख सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने कौन सी रिपोर्ट जारी की, किस एसडीजी के लिए? एसडीजी 7 के लिए। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट आई थी रेउटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के तरफ से, डिटेल ज्यादा जरूरी नहीं है इसकी। इसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी सेडिशन लॉ पर, जो लॉ कमीशन अभी अपॉइंट हुआ है लेटेस्ट। इसने कहा है कि राजद्रोह का कानून जो चर्चा में रहता है, एपीसी की धारा 124A, इसको दुरुपयोग किए जा रहा है किसी मतलब सरकार के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया जाए, बल्कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, ये इन्होंने कहा। इसमें कहा कारावास की न्यूनतम अवधि 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करनी होगी, जिससे हर किसी पे पुलिस धारा न लगाए और आजीवन कारावास तक इसको मतलब एक कह सकते हैं सीरियस धारा बनाने का इसको काम किया जाए। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची आई थी, तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया भर की 2000 कंपनीज की लिस्ट में 45वें स्थान पर था ओवरऑल ग्लोबली, ये ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर 2000 में 55 भारतीय कंपनी शामिल थी फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज की लिस्ट में। फिर ग्लोबल वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट जारी की गई थी यूएन के द्वारा।
मई की रिपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहले लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की टाइम की सूची आई थी और इसी में से आरएस पेपर में 2 स्टेटमेंट पूछे गए थे। ठीक है, आरएस के पेपर में स्टेटमेंट्स पूछे गए थे 2। तो शाहरुख खान आइकन्स की श्रेणी में शामिल किए गए थे, एसएस राजामौली पॉइनियर्स की श्रेणी में और सलमान रश्दी आइकन्स की श्रेणी में, पद्म लक्ष्मी टाइटन्स की श्रेणी में। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सीपरी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 4 देशों में टॉप पर यूएस रहता है हमेशा, फिर चाइना, फिर रशिया, 4th पर इंडिया आ गया है। ठीक है, इंडिया आ गया 4th पे। इसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की रिपोर्ट आई है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत के लिए राज्यों के लिए जारी किया है। इसमें टॉप पर जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची इसमें टॉप पर है कर्नाटक, सेकंड पर दादर नगर हवेली दमन दीव है, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर 5वें पर उत्तराखंड, 14वें पर उत्तर प्रदेश है और 26वें पर बिहार है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। इसके बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स की सूची आई थी फोर्ब्स की, इसमें टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर लियोनेल मेसी और फिर किलियन एम्बापे फ्रांस से। 21वीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। अभी एपीएस पेपर जो हुआ था इसमें पूछा गया था, भारत का स्थान है 161वां प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और नॉर्वे इसमें टॉप पर है, आयरलैंड सेकंड पर और डेनमार्क यहाँ पे 3rd पे। इसके बाद आगे हम आ जाएंगे, ओडीएफ प्लस की रैंकिंग आई थी 3 स्टार स्टडी में, शीर्ष 3 जिलों में टॉप पर था वायनाड, फिर मंचिरियाल महाराष्ट्र से, फिर अनूपपुर मध्य प्रदेश से। तो ये आप याद रख सकते हैं। वायनाड खुले में शौच प्लस यानी ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला देश का पहला जिला बना था, ओडीएफ प्लस घोषित होने वाला। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ये आ चुका है कई बार यूपीएससी में भी, एक बार आया, मतलब कई बार तो नहीं, कई बार अन्य जगह रिपीट किया गया इसको। इसकी थीम थी माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। वर्ल्ड ट्री सिटी की लिस्ट 2022 की आई थी, यूनाइटेड नेशंस एफएओ के द्वारा आती है और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 की सूची में शामिल किया गया लगातार दूसरे साल। अब तक भारत के 2 शहर वर्ल्ड ट्री सिटीज में शामिल किए जा चुके हैं, हैदराबाद मुंबई। चाइल्ड मैरिजेस इन बांग्लादेश पर रिपोर्ट आई थी। बांग्लादेश में चाइल्ड मैरिज अभी भी प्रिवेलेंट है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ की रिपोर्ट थी कि बांग्लादेश में किस तरीके से अभी भी चाइल्ड मैरिजेस प्रिवेलेंट है। प्रमोशन ऑफ मिलेट्स नाम से रिपोर्ट जारी की थी नीति आयोग ने। फिर इसके बाद 4th फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, डिटेल्स जरूरी नहीं है। डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज मार्च 2023 के लिए, इंडेक्स 8 कोर इंडस्ट्रीज का मार्च में जारी किया गया था। इकोनॉमिक जो स्टैटिक सेक्शन होता है ना, उसका बहुत जरूरी पार्ट होता है। आधार वर्ष जो आपका है 8 कोर इंडस्ट्रीज के इस इंडेक्स के लिए वो है वर्ष 2011-2012। ये आपको लर्न करना है, ये आ जाता है एग्जाम में कि बेस ईयर क्या है। बेस ईयर है इस इंडेक्स का 2011-2012। जैसा कि नाम है 8 कोर इंडस्ट्रीज, इसमें आता क्या है? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली। इसमें सर्वाधिक भारांक किसका होता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का। ये भी बहुत जरूरी है, एग्जाम में आ सकता है। अभी भी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा है 8 कोर इंडस्ट्रीज में। ये इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। इसके बाद हम आ जाएंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, फूड क्राइसिस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें कहा गया एशिया के 51.3 मिलियन लोग खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक लोग 2 देशों से हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई थी टर्निंग ऑफ द टैप के नाम से। तो आपसे सिंपली पूछ सकते हैं टर्निंग ऑफ द टैप यानी नल बंद करो नाम से जो रिपोर्ट आई थी, ये जो है किसने जारी की? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बेसिकली किस बारे में थी? प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इतना ही जरूरी है। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ के द्वारा। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में आईटीसी देश की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। ठीक है, इसके बाद मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट यानी कि करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आरबीआई के द्वारा भारत में। ठीक है, इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। द $1 बिलियन डेथ ट्रेड रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ने जारी किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार में जो जुंटा का शासन चल रहा है यानी सैन्य शासन, इनको हथियार निर्यात करने के मामले में जो देश हैं टॉप पर वो है रशिया, चाइना, सिंगापुर। भारत और थाईलैंड ने कम मात्रा में इनको योगदान किया है हथियारों का। इज एन एंड टू चाइल्ड मैरिज विद इन रीच, ये रिपोर्ट आई थी यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा।
रेस टू नेट जीरो नामक रिपोर्ट ये आई थी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया के द्वारा, रेस टू नेट जीरो। इसके बाद आ जाएंगे अप्रैल मंथ के रिपोर्ट्स इंडेक्स में वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट आई थी, पॉपुलेटेड माफ कीजिएगा, पॉपुलेटेड कंट्रीज की लिस्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये जो रिपोर्ट आई थी, इसका जो शीर्षक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 8 अरब लोग अनंत संभावनाएं, यानी कि 8 बिलियन पीपल या फिर 8 बिलियन लाइफ्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज इसकी थीम थी। यूएनएफपीए की रिपोर्ट पर एक डिटेल्ड एनालिसिस भी हमने दिया था, वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको कंक्लूड कर दे रहा हूं। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है 8 बिलियन लाइफ्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट एंड चॉइसेस। यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी कि यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये आ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की काफी बारे में बात की गई है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अवधारणा है वो क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द एज 15 to 59 ईयर्स। और विकसित देशों में जैसे अमेरिका वगैरह में डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से 64 साल तक होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का एज कंपोजिशन बताया गया है। 0 से लेकर 14 वर्ष तक के लोग रहते हैं। भारत में टोटल जनसंख्या का 25% है और भारत में 15 से 64 साल के लोग हैं 68% करीब, और 65 वर्ष से अधिक है 7% अभी। यूएनएफपीए के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से जो लेटेस्ट है, भारत का टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितना बताया गया? 2.0 बताया गया है यहाँ पे, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी कम है। टीएफआर कितना होगा तो उसे हम रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं। ये भी आ चुका है एग्जाम में। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी या फिर जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी होता है 2.1। जीरो ग्रोथ फर्टिलिटी कितना होता है? 2.1, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के मामले में शीर्ष देशों की सूची उन्होंने डाली थी, तो भारत चीन को जनसंख्या में पार कर गया है इस रिपोर्ट के हिसाब से। हालांकि भारत ने इस आंकड़े को अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से अगर पूछेंगे तो भारत की जनसंख्या ही सर्वाधिक है। सेकंड नंबर पे अब चाइना हो गया है, थर्ड पे अमेरिका हो गया है, ठीक है, फिर इंडोनेशिया 4th पे, और 5th पे ब्राजील है। एक और रिपोर्ट होती है पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये यूएनडीसा के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो ये मिलता जुलता नाम है, तो इसको डिमार्केट करिएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट अलग है और वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट अलग है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है 8,045 करोड़, ठीक है, 8,005 करोड़ है। या फिर हम लोग को इसको बिलियन में देखना चाहिए। 8.045 बिलियन है टोटल जनसंख्या इस रिपोर्ट के हिसाब से पूरे विश्व की, इस समय लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 8.045 बिलियन। और इसमें 1/3 योगदान अकेले भारत और चाइना का, यानी 1/3 टोटल विश्व की पॉपुलेशन कहां निवास करती है? इंडिया और चाइना में 1/3। फोर्ब्स की लिस्ट 2023 की ये आई थी, यहाँ पे अरबपतियों की, बिलियनियर्स की। तो टॉप पर है यहाँ पे बर्नार्ड एंड फैमिली, सेकंड पर इलॉन मस्क, तीसरे पर जेफ बेजोस। इंडियन जो टॉप 10 में इंक्लूडेड है वो है मुकेश अंबानी। और कंट्री टॉप पर अमेरिका है, जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर है, फिर चाइना, फिर इंडिया। इसके बाद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया का स्थान इसमें 38 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में। टॉप पर है सिंगापुर, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क। बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स ये आ गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया 2 बार आते हैं। तो इसमें दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य यहाँ पे राजस्थान को रखा गया था, लेकिन जो साल के अंत में जो स्टैटिस्टिक्स आए थे उसमें उत्तर प्रदेश अगेन टॉप पर आ गया। अब इसका कोई मतलब है नहीं। तो ये दूध वाला आप अपडेटेड ध्यान रखिएगा, जो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया। हाँ, ये मांस उत्पादक में अभी भी महाराष्ट्र टॉप पर है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड पर पश्चिम बंगाल है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ऊन उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में टॉप पर है, जैसे राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन वाला, एग वाला ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफिशियल आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से। तो ये हम मानेंगे अनलेस इकोनॉमिक सर्वे में कोई अदर चीज बताई जाए। विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक में टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड T20 प्लेयर्स 2023 की सूची आई थी, तो इसमें टॉप पर रखा गया हरमनप्रीत कौर को, इंडिया फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड इन क्रिकेटर्स अलमनाक। सेकंड फिर टॉम ब्लंडल न्यूजीलैंड से, फिर बेन फॉक्स इंग्लैंड से, और फिर डैरिल मिशेल न्यूजीलैंड के, और फिर मैथ्यू पॉट्स इंग्लैंड से, इनको शामिल किया गया था इसमें। लिस्ट ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज, मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर है वेनेजुएला, फिर पापुआ न्यू गिनी, और फिर अफगानिस्तान। भारत का स्थान इसमें 77वां है, 77। इसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022।
तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जस्टिस रिपोर्ट या डिलीवरी ऑफ जस्टिस पर रिपोर्ट आई थी, तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम सबसे अच्छा बताया गया कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश को इसमें 18th नंबर पर रखा गया, बिहार को 16th पे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का आंकड़ा इन्होंने लगाया था, वर्ष 2023 में 6.4 रहेगी, 2024 में रहेगी 6.7%। और इसमें अलग अलग एशियन कंट्रीज है उनकी इन्होंने जीडीपी वृद्धि दर का आकलन किया था 2023 के लिए और 2024 के लिए। तो 2023 में ये है आंकड़ों के अनुसार और 2024 में ये इन्होंने आकलन किया था एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने। तो ये थोड़ा सा आप लर्न कर सकते हैं, ये मैचिंग लगाने को आ सकता है। अभी तक तो नहीं आया तो संभावना कम है, लेकिन एटलीस्ट जो भारत के कुछ निकटतम पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और इंडिया का कितना है 2023 के लिए 6.4 और 24 के लिए 6.7। इसके बाद हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये हुरून के द्वारा जारी किया गया था। विश्व में यूनिकॉर्न और गजल की संख्या के लिहाज से अमेरिका और चाइना के बाद भारत 3rd पे आ गया था, जहां पर यूनिकॉर्न्स और गजल स्टार्टअप्स जो है उनकी संख्या है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स रिपोर्ट, ये FAO के द्वारा जारी किया गया था। स्टेट ऑफ स्कूल फंडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा मत्स्य उत्पादन पर ये रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, चाइना और इंडोनेशिया के बाद। और टोटल 8% जो वर्ल्ड का फिश प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है, ये बताया गया। इंडिया ऑलरेडी 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश और फिशरी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं फिश प्रोडक्शन के बारे में। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। तो टॉप 5 स्टेट में टॉप पर है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ये फ्रंट रनर्स में। इसके बाद 4 स्टेट असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, ये अचीवर की श्रेणी में। तो इस तरीके से है। उत्तर प्रदेश को इसमें कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया था, ध्यान रख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का स्कोर था 49, कंटेंडर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रखा गया था। उसके बाद स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आई थी 2022 की WMO के द्वारा, और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट आई थी 2022 की इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। मार्च मंथ के रिपोर्ट इंडेक्स में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा आया था, इसमें टॉप पर रखा गया था यूएस को, और 42nd पर था इंडिया 42वें स्थान पे। इंडिया था 42वें स्थान पे। 11th वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 126, 126। इसमें फिनलैंड लगातार 6 वर्षों से टॉप पर बना रहा, 2nd पर डेनमार्क, 3rd पर आइसलैंड। इंडिया की रैंक वर्ल्ड पीस इंडेक्स में और हैप्पीनेस में अलग अलग ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसके बाद 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस की तरफ से। इसमें टेररिज्म के मामले में टॉप था अफगानिस्तान, फिर बर्किना फासो, फिर सोमालिया। इंडिया की रैंक थी यहाँ पर 13वीं, यानी कि 13th। रैंक रिपोर्ट 5 मंथ के देखें हम लोग। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स आया था कार्टो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। भारत का स्थान था 112वां, 112 और टॉप पर था स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर एस्टोनिया। ह्यूमन फ्रीडम सबसे कम कहां पे आकी गई थी? चाइना में, 152 पे था चाइना की रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपको बता ही चुके हैं। फिर स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, इसमें सबसे प्रदूषित शहरों में लाहौर को रखा गया था टॉप पे, फिर मुंबई को और फिर काबुल को। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई थी, तो शीर्ष 3 दुग्ध उत्पादक देशों में टॉप पर था भारत, 2nd पर यूएस था, फिर 3rd पर चाइना था। ठीक है, ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई थी इसमें।